इस वेबिनार के सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी, कॉलेज की प्राचार्य और बंधुवर राम भरोसे जी और मित्र रमाशंकर जी। आज इसी बहाने जो है आपसे जो है रूबरू होने का मौका मिल गया, भले ही चाहे टेक्नोलॉजी के जरिए ही क्यों ना हो। राम भरोसे जी ने कुछ ज्यादा जो शब्द मेरे लिए कह दिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो सभी ये प्रतिभागी जुड़े हुए हैं कि प्रोफेसर टंडन जो है वो जिसे कहा जाए छायादार वृक्ष हैं, जिन्होंने जो है हम जैसे जो एक छोटे से जो है बीज को उठा के और अंकुरित किया और उसे जो है रूपाकार देने की कोशिश की है। तो आज मेरे लिए बड़े ये गर्व की बात है कि उन्हीं की अध्यक्षता में जो है उनके द्वारा जो कुछ सिखाया हुआ है, जो जिस दिशा में मोड़ा हुआ है, उसको मैं ध्यान में रखते हुए अपनी जो है बात रखूं। तो उनकी अनुमति एक तरह से मैं मानते हुए चल रहा हूँ। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ। विषय तो जो है जो राम भरोसे जी आपने चुना है साहित्य अनुवाद। ये अभी जैसे ही हमने बात की, मैडम सुमिता जी ने शुरू किया था जब चर्चा कर रही थी, तो उससे ये एक बात निकल के आई कि यहाँ साहित्य शब्द जो है आप बड़े व्यापक अर्थ में ले रहे हैं। और जो जो हमारे जैसे रमाशंकर जी ने जो है सामाजिक विज्ञान की बात की, और होपफुली अगर सिन्हा जी आ जाएंगे तो वो भी एक अपने अलग पर्सपेक्टिव से बातचीत करेंगे। और मैं जो फोकस मतलब अपने दिमाग में यही था कि साहित्य अनुवाद जब कहेंगे तो उसका मतलब जो लिटरेरी ट्रांसलेशन की तरफ जुड़ते हुए। पर मैं अपनी बात जो आपके सेमिनार के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, साहित्य अनुवाद शब्द को जो है व्यापक संदर्भों में लेते हुए चल रहा हूँ। और उससे पहले जो आपने मेरे को दायित्व सौंपा शोधार्थियों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद के संदर्भ में बात करने का, तो मैं अपने अनुभवों से और जो थोड़ा बहुत जो है अनुवाद कर्म से जुड़े हुए जो कुछ सीखा है उन सब के आलोक में जो है ये बातें आपसे रखना चाह रहा हूँ। हम लोग अनुवाद शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो सीधा सा ये मतलब लेते हैं कि जो कुछ एक भाषा में लिखा हुआ है उसको दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ये अनुवाद का एक अपना जो है सीमित और ये कहा जाए कि सर्वव्यापक अर्थ जो यही बनता है। लेकिन अनुवाद सिर्फ यही नहीं है, अनुवाद बहुत व्यापक अवधारणा है। देखा जाए तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, वह सब अनुवाद। वो क्या है कि हमारे जैसे पहले दिमाग में कोई विचार आ रहा है, उस विचार को हम शब्दबद्ध कर रहे हैं, यानी शब्दों के रूप में जो ढाल के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो भी विचार, वो अनुवाद ही है। क्योंकि मूल तो जो हमारे दिमाग की उपज है, और उसको जब हम रूपांतरित कर रहे हैं तो एक जो भाषा में प्रस्तुति कर रहे हैं, और ये अनुवाद जो है ये विचारों का अनुवाद है। ये तो एक जो है जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पे बात करें, अगर हम भाषा के संदर्भ में भी देखें तो ऐसी भी स्थिति होती है कि उसी भाषा में ही कर दिया जाता है, तो वह भी अनुवाद है। वह कैसे अनुवाद है? जो हम सब जो हिंदी विषय के जो विद्यार्थी रहे हैं, हिंदी से जुड़े रहे हैं, उन्होंने अपने स्कूल टाइम से ही ये सब देखा होगा कि दोहा कोई आ रहा है, कोई कविता का अंश है, कुछ है, या कोई गद्यांश या पद्यांश जिसे कहा जाए, उसकी आप व्याख्या कर रहे हैं। वो व्याख्या क्या है? जो गद्यांश या पद्यांश एक भाषा में लिखा हुआ है उसी को तो आप व्याख्यायित कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसका अनुवाद कर रहे हैं। इस तरह का अनुवाद जो है ये कहलाता है अंतः भाषिक अनुवाद, यानी इसे हम इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी का एक रूप हमारे सामने ये भी आता है कि किसी एक बोली, यानी एक ही भाषा की एक बोली से दूसरी बोली में अनुवाद कर देना, या जैसे हम अवधि से मान लीजिएगा ब्रज भाषा में कर रहे हैं, वो मूलतः वो हिंदी अनुवाद ही है, लेकिन क्या है, एक बोली से दूसरी बोली में अनुवाद। वहीं जब हम जो है एक शैली से दूसरी शैली में करते हैं, जैसे उर्दू शैली में जो लिखा हुआ है
उर्दू हालांकि भाषा के रूप में जानी जाती है, लेकिन मूलतः जो है उसे हम ये भी कहते हैं कि हिंदी की ही एक शैली रूप वाला जो है वो है। उस शैली को अगर आप हिंदी में जो प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह भी अनुवाद ही हिंदी साहित्य के जो है महान कथाकार प्रेमचंद जी ने जो है ऐसे जो है अनुवाद किए हैं, उर्दू में कहानियां लिखी या साहित्य जो लिखा उसका हिंदीकरण भी किया है। तो वह भी क्या है, अंतर्भाषिक अनुवाद का ही उदाहरण है। दूसरा अनुवाद है जिसे हम आमतौर पे जानते हैं, जो मैंने आपको संकेत भी किया, वो है दो भाषाओं के बीच में होने वाली गतिविधि। यानी किसी एक भाषा में जो कुछ लिखा हुआ है, जो विचार व्यक्त किया है, भाव व्यक्त किया है या संवेदना व्यक्त की गई है, उस संवेदना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत कर देना। और इस प्रस्तुतिकरण में जो है आप उसके जो है कथ्य कथ्य के साथ शैली आदि पक्षों को ध्यान में रखकर प्रस्तुति या रूपांतरण जो है, कुछ भी कहिए, अंतरण कहिए, वो कर रहे हैं। ऐसा अनुवाद कहलाता है इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, या हम इसे अंतरभाषिक अनुवाद कहते हैं। तो हम लोग जो है इसी संदर्भ में ही लेते हैं, जैसे मैंने आपको संकेत किया है। और सिर्फ अनुवाद यहाँ पर भी सीमित नहीं है, अनुवाद जो है उससे आगे इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन भी है, यानी अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। ये अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद क्या है कि जो है भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में कुछ कहा गया है, उसको भाषिक जो है प्रतीक व्यवस्था में प्रस्तुत कर देना, वह भी अनुवाद ही है। मान लीजिएगा जैसे बच्चों को भी हम लोग जो है उनकी स्कूली किताबों में देखते हैं, कोई पिक्चर दी होती है, पिक्चर के आधार पर कोई स्टोरी डेवलप करनी है, वो जो स्टोरी डेवलप करने का काम किया जा रहा है उसमें भले ही बच्चा अपने इमेजिनेशन को प्रयोग में ला रहा है और कल्पना शक्ति को जो है व्यवहार में लाते हुए कहानी गढ़ रहा है, लेकिन उस कहानी का मूल जो है वो उसका पीछे जो जिसे कहा जाए आधार जो है वह पिक्चर। तो वो क्या हो गया, पिक्चर जो हो गई वो भाषेतर प्रतीक व्यवस्था है। जब भाषेतर प्रतीक व्यवस्था को हम भाषिक प्रतीक व्यवस्था में डाल देते हैं तो वह अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद होता है। महान पेंटर जो है लियोनार्डो दा विंची, उनकी महान पेंटिंग जो जिसकी चर्चा की जाती है, मोनालिसा। मोनालिसा की जो है पेंटिंग को देख के, उसकी स्माइल को देखते हुए कई साहित्यकारों ने कहानियां, उपन्यास या कविताएं आदि जो है रचनात्मक कार्य किया है। वो भले मौलिक ही हो, ऐसा नहीं है कि उसको वो कहा जाएगा कि मौलिक नहीं है, लेकिन मौलिक होने के बावजूद जो है वो अनुवाद की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत शामिल होता है। तो इस तरह के अनुवाद को भी हम अनुवाद की ही श्रेणी में लेते हैं, जिसे अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहते हैं या इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन कहते हैं। रोमन जैकोब्सन ने काफी विस्तार से चर्चा की है, तो मैं जो शोधार्थी हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अनुवाद शब्द को अध्ययन कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि अवधारणा में क्या शामिल है, उसकी जो है व्यापकता कहाँ तक है। अब बात आती है साहित्य शब्द को लेते हुए, साहित्य अनुवाद को लेते हुए। जिस तरह से अनुवाद का जो है अलग अलग संदर्भ मैंने अभी आपसे चर्चा की, ऐसे ही अगर हम साहित्य शब्द को भी देखें, साहित्य अनुवाद क्या है, साहित्य जमा में अनुवाद, यानी साहित्य का अनुवाद। अब यहाँ पर यही विचारणीय है कि साहित्य क्या है। साहित्य शब्द का इस्तेमाल करते ही जो है हमारे साथ में जो दिमाग में क्या बात आती है कि साथ रखने के भाव से जो युक्त है वो साहित्य है, साहित्य है। और ये साहित्य शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, ये धा धातु में सम उपसर्ग और यत् प्रत्यय से हुई है। इसका मतलब ये है कि शब्द और अर्थ का साथ होना, शब्द और अर्थ साथ चल रहे हैं, तो कुल मिला के देखें तो सार्थक शब्द जो है वह साहित्य कहलाता है, जिसमें हित का भाव। अब ये साहित्य जो है कोई भी हो सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है, ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य कहलाता है। यहाँ देखिए कोई सीमा नहीं उन्होंने बांधी कि वो ज्ञान राशि क्या है। यहाँ आपको ये देखना है कि वो ज्ञान राशि भले ही चाहे वो आनंद के रूप में हो या ज्ञान के रूप में हो, वह मूल रूप से जो है
वह संचित कोश है जो मानव के कल्याण के निमित्त लिखी गई। तो ये संचयन जो है, जो लिखित रूप जो है, ये साहित्य है। तो साहित्य की ब्रॉड एक तरह से आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आती है वो है जो कुछ लिखित रूप है वह साहित्य है। साहित्य शब्द के साथ ही मैं दो शब्दों का और चर्चा करूं तो हम लोग वांग्मय शब्द भी इस्तेमाल में लाते हैं। दिमाग में कई बार ऐसे आता है कि जब वांग्मय, तो क्या वांग्मय जो है ये भी साहित्य है या साहित्य से आगे है या साहित्य से पीछे बन रहा है। वांग्मय को जो है हम एक तरह से विधा के आधार पे देख सकते हैं और वो ये हो जाता है कि गद्य पद्य रूप में जो भी लिखित रचना है वह वांग्मय कहलाती है। और लिटरेचर शब्द को देखें तो लिटरेचर का भी जो है यही अर्थ बनता है कि अक्षरों का समूह जो है जिसके जरिए भाव को व्यक्त किया जा रहा है वो साहित्य है। और इस मतलब जो लिटरेचर है, और यह लिटरेचर जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ साथ उसके विकास के साथ साथ जो है लिखित सामग्री के कॉन्टेक्स्ट में जिसे कहा जाए व्यवहार में लाया जाने लगा है। तो कुल मिला के इन तीनों शब्दों के संदर्भ में देखें तो हम ये देखते हैं कि साहित्य शब्द में जो है हम एक तरह से इनको पर्याय के रूप में मांग में और इसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन साहित्य शब्द अपने आप में जो दो ब्रॉड कैटेगरीज को बताता है वो ये है, या तो वह ज्ञान से संबंधित है मूलतः, और या फिर मूलतः वो आनंद से संबंधित है। तो जिस साहित्य के जरिए मूलतः हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञानात्मक साहित्य है, या जिसे हम कह सकते हैं कि वह शास्त्रीय साहित्य है। और जिस साहित्य के जरिए मूलतः हमें आनंद की प्राप्ति होती है जो है लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर, जिसकी चर्चा पाश्चात्य विद्वान डी क्विंसी ने की है, वो यही है कि जिस साहित्य के जरिए या हमें ज्ञान मिल रहा है यानी वो नॉलेज टेक्स्ट है, ज्ञानात्मक साहित्य है, और या फिर वो आनंद की अनुभूति करा रहा है जो रसात्मक है, जिसे हम आनंद का साहित्य भी कह सकते हैं। और वो मूलतः क्या है, काव्य शास्त्रीय संदर्भ में उसको देखेंगे। अब बात मैं थोड़ी संकेत करूं जो रमाशंकर जी जिस विषय की तरफ जिन्होंने जो ले गए थे हमें, सामाजिक विज्ञान, तो मूलतः जो है ज्ञानात्मक साहित्य की एक उपशाखा के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानात्मक साहित्य जो है उसके जरिए हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो या तो विशेष ज्ञान है या समाज से जुड़ा हुआ ज्ञान। विशेष ज्ञान जो है मतलब प्राकृतिक ज्ञान जो नेचर के जरिए जो है, जो नेचर को समझने करने के संदर्भ में जिस हम विशेष ज्ञान को व्यवहार में ला रहे हैं वह विज्ञान है। इसके अंतर्गत भी हम आगे अगर इसमें कैटेगरीज में जाएंगे तो आप जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे मूलभूत विज्ञान के विषय देखते हैं। उसके अनुप्रयुक्त विषय भी शामिल हैं, इंजीनियरिंग जैसा विषय है, टेक्नोलॉजी जैसा विषय है, जो विज्ञान और उसके अप्लाइड पार्ट दोनों का मिला जुला रूप है जिसे हम प्रौद्योगिकी कह देते हैं, लेकिन मूलतः वह भी विज्ञान ही है। और उसी से जुड़ा हुआ जो विशेष ज्ञान वाला जो समाज से जुड़ा पक्ष है जिसे हम सामाजिक विज्ञान की कैटेगरी में लेते हैं। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी आपके सामने जो है एक तरह से कहा जाए राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र है, इतिहास है, समाज सोशियोलॉजी जैसे विषय ये सभी शामिल होते हैं। ये तो होगी बात विज्ञान के संदर्भ में। अगर ज्ञान में ही हम देखें तो ज्ञान के संदर्भ में जो है बात आती है तो मानविकी जैसे विषय भी है। तो मानविकी में जैसे जो है भाषा विज्ञान है, चिंतन है, मनोविज्ञान, और ये पूरा का पूरा एक तरह का जो बहुत बड़ा वृक्ष है ज्ञान का जो है पूरा साहित्य का, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं आदि आपको तरह तरह से मिलेंगी। और इन प्रशाखाओं के भी जो है आगे जो है आपस में इंटर रिलेशन है, कोई मिला जुला रूप है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का या मानविकी और उसका। तो इस तरह से काफी आपके सामने ये चीजें मिलती हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब हम साहित्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ब्रॉडर सेंस में है तो वह आपके सामने ये अलग अलग विषयों से जुड़ा हुआ है। और जब हम साहित्य शब्द को सिर्फ रसात्मक या काव्य शास्त्रीय संदर्भ में देख रहे हैं तो उसके अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक जैसे जो है साहित्यिक विधाएं जो है
वो आ जाती है। अब यहाँ मैंने आपके सामने साहित्यिक विधाएं शब्द का इस्तेमाल किया। ये जो साहित्यिक विधाएं हैं ये अलग अलग जो है लेखन की शैलियों की वजह से, या ये कहा जाए कि अभिव्यक्ति शैलियां जो है वो साहित्य को जो है अलग अलग विधाओं में बांट देती है। और जब हम विषय के आधार पे देखते हैं तो वह हमारे सामने जो है विज्ञान वाले या ज्ञानात्मक साहित्य के अलग अलग सब्जेक्ट्स नजर आते हैं। तो मूल रूप से हम देखें तो ज्ञान का जो साहित्य है वो विषय विषय केंद्रित है, सब्जेक्ट सेंट्रिक है। जबकि ये कहा जाए कि ये जो है प्योर, जिसको हम क्रिएटिव लिटरेचर कहते हैं या सृजनात्मक साहित्य कहते हैं, वो विधा केंद्रित है। अब यहाँ पे आपको भाषाओं के मतलब भाषागत प्रकृति के हिसाब से भी दोनों में अंतर नजर आता है, जिसे जिसे जो है अनुवादक को भी ध्यान में रखना होता है। और वो विषय का अंतर क्या है कि क्रिएटिव लिटरेचर में जो है जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है वैसी भाषा जो है सामाजिक विज्ञान या प्योर साइंस जैसे विषय में नहीं की जाती। हम जो है ज्ञान साहित्य में जो है जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो अभिधापरक होती है, यानी उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा साधा वही अर्थ निकलता है, उसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है, द्वयार्थकता नहीं है, उसमें आपको कल्पना की जो है उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी। जबकि ये सभी पक्ष जो है सृजनात्मक साहित्य को एक विशेष गुण बना देते हैं और उस साहित्य में जो है चार चांद लगाने का काम करते हैं कि जितनी अधिक जो है ये कहा जाए कि लक्षणापरक भाषा होगी, व्यंजनापरक भाषा होगी, वो सृजनात्मक साहित्य अपने आप में अपनी गुणवत्ता को ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रूव कर रहा है। तो हम देखते हैं कि भाषा के स्तर पर इस तरह के अंतर जो है वो भी हमें जो है ध्यान में रखने होते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये भी देखते हैं कि साहित्यिक भाषा में जो है जो हम संवेदना और भाव व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान साहित्य के जरिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक जगह आप भाव की उपस्थिति ज्यादा देख रहे हैं, दूसरी जगह तथ्य की उपस्थिति देख रहे हैं। इसके साथ ही जो है लेखन के स्तर पे मानसिकता का भी अंतर नजर आता है दोनों प्रकार के साहित्य में। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इस मानसिकता में जो है क्रिएटिव जो है एबिलिटी यानी सृजनात्मक प्रतिभा जो है वो सृजनात्मक साहित्य के लेखन में तो आवश्यक है, लेकिन ज्ञानात्मक साहित्य में ऐसी क्रिएटिविटी की आवश्यकता नहीं है। वहां पर विषय का ज्ञान जो है महत्वपूर्ण होता है, यानी आप सब्जेक्ट पर जो है ज्यादा फोकस करते हैं, विषय को प्रस्तुत करने पर ज्यादा ध्यान देंगे, और वो जितना सीधा सरल स्पाट सहज भाषा में होगा उतनी ही वो भाषा जो है सार्थक मानी जाती है। वहीं आगे भी और अंतर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अनुवाद में कुछ अनुवाद कर रहे हो अगर इन दोनों तरह के साहित्य में, तो आपको जो है अनुवाद कर समय जो है कुछ जोड़ना या छोड़ने की स्वतंत्रता की भी बात की जाती है। क्योंकि कहा तो ये जाता है कि 100% जो है मूल का दूसरी भाषा में प्रस्तुति हो जाए, पर ऐसा संभव नहीं होता है। नियरेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग तो हो सकता है, लेकिन 100% अगर आप सोचें कि एक भाषा से दूसरी भाषा में वह सभी कुछ प्रस्तुत हो जाए, वह संभव नहीं है। इसीलिए कई विद्वानों ने तो ये कहा है कि जैसे हम परफ्यूम की शीशी में, एक शीशी में परफ्यूम रखा है, उसको दूसरी शीशी में पलट रहे हैं, भले ही कितनी ही आप सावधानी से पलटें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो इत्र के जो बूंदे कुछ जो है वो हवा में विलीन हो जाएंगी, यानी 100% जो है अंतरण संभव नहीं होगा। तो अब ये जो अंतरण संभव नहीं है ये भी विषय पर आधारित, विषय के संदर्भ में उसको हम देख सकते हैं। वो क्या है कि आप जब क्रिएटिव लिटरेचर यानी सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं तो वहां पर आपके सामने जो है ये सुविधा है और एक तरह से स्वतंत्रता है कि आप टेक्स्ट में एडिशन, डिलीशन, अल्टरेशन, ये इस तरह की कोई भी चीजें जो है कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट। और वो सम एक्सटेंट क्या है कि मूल जो कथ्य है, जो लेखक ने जिस मानसिकता से गुजरते हुए जो कुछ लिखा है वह आहत नहीं होना चाहिए, वह बने रहे, लेकिन उस प्रस्तुति में
यानी उसको बनाए रखते हुए दूसरी भाषा में जब आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तब वह जो है उसमें आप स्वतंत्रता बरत सकते हैं। लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ सकते हैं। लेकिन ज्ञानात्मक साहित्य में क्या है, आपको कल्पना वगैरह का वैसा समावेश करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जो कुछ तथ्य बताए गए हैं, जो विषय केंद्रित जो सामग्री है, आपको अनुवाद करते समय भी उस विषय पर अपने आप को केंद्रित रख के चलना है। तो ऐसी कुछ बारीकियां हैं जिनकी तरफ जो है अनुवादक को ध्यान देना होता है। आ, जब वो इस तरह की चीजों का ध्यान देगा, तो स्वाभाविक है कि अनुवादक जो है जो प्रस्तुत करेगा वह बेहतर होगा। अब यहाँ बेहतरी के भी जो मानदंड की थोड़ी बात मैं करना चाहूँ, तो दोनों तरह के अनुवादों को मैं जो है दोनों तरह का इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ अभी हम साहित्य शब्द को व्यापक संदर्भ में देखते हुए बात कर रहे हैं। आगे मैं थोड़ा और जो है फोकस भी कर लूंगा कि जो क्रिएटिव लिटरेचर पर, तो दोनों तरह के जो साहित्य की बात हम कर रहे हैं, इस साहित्य इस तरह के जो साहित्य का अनुवाद करते समय जो अनुवादक से कुछ मूलभूत अपेक्षाओं की जो है अपेक्षाएं रहती हैं कि अनुवादक में कुछ ये गुण होने चाहिए, कुछ जो है जिसे कहा जाए ये पक्ष अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। सबसे पहली तो अनिवार्यता हम ये कह सकते हैं कि अनुवादक को दोनों भाषाओं का आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए। ये मतलब सिर्फ ज्ञान के साहित्य में या सृजनात्मक साहित्य की बात नहीं कर रहा, ये किसी भी तरह का साहित्य है, कुछ भी अगर आप जो अनुवाद का काम कर रहे हैं, वहां पर ये जरूरी कि आपको जब तक दोनों भाषाओं की जानकारी नहीं है, दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं है, तब तक आप बेहतर अनुवाद करने की स्थिति में नहीं हो। अब इसमें भी प्रायोरिटी फिक्स की जा सकती है। ये थोड़ा आपको चाहे वो लगे अजीब सा, लेकिन हकीकत यही है कि दोनों भाषाओं के तो जहां आपको आधिकारिक ज्ञान है, उसमें भी हम प्रायोरिटी अगर प्राथमिकता निर्धारित करें, तो वह प्राथमिकता यह है कि आपका लक्ष्य भाषा पर ज्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि जो सोर्स लैंग्वेज है, जो स्रोत भाषा जिसे कहा जाए, स्रोत भाषा में जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप पढ़ समझ रहे हैं। अगर आप में कहीं आपको कहीं समझ नहीं आ रही, तो आप जो है सोर्स भाषा भाषियों से संपर्क कर सकते हैं। तरह तरह के अनुवाद के जो साधन उपकरण हैं उनको देख सकते हैं। जैसे अभी रमाशंकर जी ने अपने अनुभव शेयर किए नेपाली भाषा के साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में ही, कि कैसे उन्होंने उस भाषा भाषी जो है समाज से संपर्क करके अपनी जो है जिज्ञासाओं को शांत किया और एक बेहतर अनुवाद कर पाए। तो यहाँ भी आप देखिएगा प्रायोरिटी जो बन रही है कि अनुवादक सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का तो जानकार हो, लेकिन उसमें से भी देखा जाए तो लक्ष्य भाषा पर उसकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब तक अगर वो लक्ष्य भाषा की प्रकृति को नहीं समझ के अनुवाद करेगा, उसको ध्यान में रख के नहीं अनुवाद करेगा, तो अनुवाद जो है कई कई बार हास्यास्पद भी हो जाते हैं, गलत अनुवाद भी हो जाते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो अनुवादक को जो है विषय का ज्ञान होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट नॉलेज, डोमेन एरिया की जो है नॉलेज होनी चाहिए। वो इस वजह से जरूरी है कि जब तक अनुवादक को विषय का ज्ञान नहीं है, विषय का बोध नहीं है, तो वह बेहतर अनुवाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे विषय की समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या करेगा। उदाहरण के लिए मैं आपसे एक शब्द छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, साल्ट शब्द को लेकर। आम पाठक जो है या आम जो श्रोता या जो अगर किसी विषय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, तो साल्ट शब्द का सीधा सा अर्थ ये लेगा नमक जो है। लेकिन यही साल्ट शब्द जो है केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई जो है व्यक्ति या साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब इसका अनुवाद करने लगेगा, तो साल्ट शब्द को देख के वो थोड़ा रुकेगा कि साल्ट जो है नमक के लिए है या कि क्षारीय घोल वगैरह के संदर्भ में। ऐसे ही एक जो बात करें, कभी जो है एक शुरुआती दौर में जो है जब भारत विज्ञान की प्रगति में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा था, तो उस समय के शुरुआती दौर में एक सैटेलाइट छोड़ा गया था, उसका नाम था एप्पल। अब आपको अगर
इस चीज का बोध नहीं है, यानी विषय के बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप एप्पल शब्द का जो क्या अनुवाद करेंगे, मैं ये आप पर छोड़ रहा हूँ। और अगर जानकारी है तो आपको सीधा सा दिमाग में ये आ जाएगा कि ये कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा गया था वो है। अब दूर क्या जाते हैं आप, यही आज की जो प्रौद्योगिकी जो हम आप जिसके सामने बैठ के ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें बहुत जो है आप लोगों के कईयों के हाथ में हो सकता है वो भी सही, और वो है माउस। माउस शब्द देखिएगा, माउस शब्द कहते ही आम जो है शब्द आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये चूहा है। लेकिन आईटी के कॉन्टेक्स्ट में इमीडिएटली, क्योंकि आईटी तो जो है या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या हम जिसे कहा जाए कि ये हमारे सामने जो सूचना प्रौद्योगिकी का एक जो रूप है, वो आमतौर पे जब नजर आ रहा है तो माउस शब्द भी हमारे जीवन व्यवहार का अंग बन गया है। तो हमें दिमाग में आ जाता है कि माउस का मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी ले जाया जा सकता है, और उसके जरिए कंप्यूटर को कमांड देते हुए जो आप एक्शन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं जो छोटे छोटे ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके जरिए ये बताना क्या चाह रहा हूँ कि विषय का ज्ञान जो है वो भी आवश्यक है। अगर अनुवादक में विषय का जो है बोध नहीं है, तो जो रिएक्शन जैसा शब्द ही आप देखिएगा, रिएक्शन जो है उसके लिए आमतौर पे हमारे दिमाग में क्या शब्द आता है, प्रतिक्रिया। इमीडिएटली, जैसे न्यूटन का जो है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है, ये है। लेकिन विषय फिजिक्स में तो ये आ रहा है। अब यही शब्द जब केमिस्ट्री में आता है तो वहां पर रिएक्शन नहीं है। H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब वो दोनों मिलते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है वो H2O हो जाता है, यानी वह पानी बन जाता है। तो ये रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं है, ये रिएक्शन है अभिक्रिया। तो इसके लिए शब्द केमिस्ट्री में बना हुआ है अभिक्रिया, जबकि फिजिक्स के लिए आपके सामने शब्द आया प्रतिक्रिया। और यही शब्द जब हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे विषय में ही, रिएक्शन शब्द को, कि बच्चे के सामने आप कोई एक्शन करके दिखा रहे हैं, बच्चा उस एक्शन को फॉलो कर रहा है और उस एक्शन को देखते हुए रिएक्शन कर रहा है। तो ना तो वो प्रतिक्रिया कर रहा है, ना ही वो अभिक्रिया कर रहा है, वो है अनुक्रिया। तो आप देखिएगा कि कैसे विषय का बोध आपको एक ही शब्द के अगेंस्ट कैसे अलग अलग प्रति शब्द सोचने को, प्रयोग करने को विवश कर रहा है। ये खेल है कि अगर आपको विषय का बोध है तो आप से वो चूक होने की संभावना कम रहेगी। इस तरह के जो शब्द जो है ये कहलाते हैं पारिभाषिक शब्द। तो अनुवादक को जहाँ विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है पारिभाषिक शब्दावली का, उस विषय विशेष से जुड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका भी बोध होना चाहिए। क्योंकि विषय के अनुसार शब्दावली बदलती रहती है। जैसे अभी रिएक्शन शब्द को ही हम लोगों ने जो है चर्चा में देखा है कैसे अलग अलग निकल के आ रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण बनता है चार्ज शब्द को लेके। चार्ज शब्द देखिएगा, उसका सीधा सा अर्थ जो है आपके सामने आता है जब आप मोबाइल की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। तो वो चार्ज क्या है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय है। वो हो गया कि आप अपनी बैटरी को आवेशित कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। लेकिन यही शब्द जब लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, लीगल कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो वो चार्ज बैटरी आवेशित करना नहीं है, वो चार्ज जो है आरोप लगाना है, लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखें। अब यही चार्ज शब्द जब एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, तो जैसे चार्ज हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, यानी नए दायित्व को ग्रहण करना या सौंपना जैसा कार्य जो है वो किया जा रहा है। और यही चार्ज शब्द जब बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में आता है, जैसे अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक आपसे जो है चार्जेस लेता है। मान लीजिएगा आपने 500 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया है, तो उसके ऊपर जो है 40-50 रुपए आपसे बैंक चार्ज लेता है। और वो चार्ज क्या है, अपनी जो सर्विसेज दे रहा है, यानी बैंक ड्राफ्ट के रूप में आपको जो एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट की वो रूप में जो सेवा दे रहा है, उस सेवा का
प्रतिशुल्क के रूप में वो आपसे कुछ खर्च ले रहा है, कुछ व्यय ले रहा है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली जो है, ये भी अनुवादक को बोध इसका होना चाहिए, और विषय के अनुसार कौन सा पारिभाषिक प्रतिशब्द प्रयोग करना है, ये अनुवादक में समझ होनी चाहिए। जहां हमने बात की भाषाओं के ज्ञान की, विषय के ज्ञान की या पारिभाषिक शब्दावली के ज्ञान की, उसके साथ साथ जो एक और जो मुख्य बात आती है वो है सांस्कृतिक बोध को लेकर। भाषा सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, उसके जरिए हम सिर्फ अपने विचारों या संवेदनाओं को ही व्यक्त नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ भाषा के साथ कहा जाए संस्कृति भी संवहित होती है, यानी सांस्कृतिक तत्व भी जो है भाषा के अंग बन के हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वो भले ही अलग, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से जो जिसे कहा जाए कोटेड अनकोटेड फॉर्म में आ रहे हैं भाषा में लिखित रूप में, या वो जो है अलग प्रकृति के हैं, वो भाषा में ही निहित है और छिपे हुए हैं। पर उसके जरिए जो भाषा के जरिए जो हमारी संस्कृति व्यक्त होती है, उस संस्कृति को समझना अनुवादक के लिए जरूरी है। यहाँ पे स्वाभाविक है कि अनुवादक को दोनों तरह की संस्कृति को समझना होगा, यानी सोर्स लैंग्वेज की भाषा की क्या संस्कृति है और टारगेट लैंग्वेज की भाषा की क्या संस्कृति है। एक इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे ही मैं शायद लगता है अपनी बात को स्पष्ट कह पाऊंगा। अंग्रेजी का एक छोटा सा प्रोनाउन है 3 अल्फाबेट्स का यू, YOU। अंग्रेजी में इस प्रोनाउन के जरिए जो है सभी को संबोधित कर दिया जाता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी से कोई मतलब नहीं, सीधा संबोधित किया, बात खत्म हो गई। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो अन्य जो भी कोई कहिएगा। लेकिन हिंदी भाषा की संस्कृति यहाँ देखिएगा जो अपने आप में छिपी हुई है, नजर भाषा में कोई अलग से नजर नहीं आ रही, लेकिन भाषा में जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसके जरिए वो संस्कृति की अभिव्यक्ति हो रही है। और वो क्या है कि जैसे मैं आप सबको आप करके संबोधित कर रहा हूं, तो वो हमारी भाषिक संस्कृति का जो है ये अंग है कि किसी के प्रति आदर भाव व्यक्त करना हो, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना हो, हम उसे आप कह के संबोधित करेंगे। भले ही आप सब में से हो सकता है कोई मेरे से उम्र में छोटा हो, कोई बड़ा हो, या कोई जो है हम वयस्क हो, यानी मेरी ही उम्र दराज हो। तो अगर मैं जो है अनौपचारिक रूप से होता तो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करता, आप, सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ तुम भी कह सकता था, तू भी कह सकता था। जैसे हम कक्षा में अगर अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, बिल्कुल अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं, तो वहां तू या तुम जैसे शब्दों को भी व्यवहार में ला सकता था। लेकिन इसके जरिए क्या है, एक तरह से हम कहें कि भाषा के जरिए जो है जो हमारे जो भाव व्यक्त हो रहे हैं, भाव के साथ साथ हमारी संस्कृति के तत्व भी साथ में जो है संप्रेषित हो रहे हैं। तो अनुवादक को इस तरह के सांस्कृतिक तत्वों को भी पकड़ना जो है वो जरूरी होता है। यहाँ पर अनुवादक के सामने जो है चुनौती आती है, जो जो स्तर मैंने बताए उन सभी स्तरों पे अनुवादक को चुनौती का सामना पड़ेगा। जैसे भाषा की बात की, दोनों भाषाओं का ज्ञान जरूरी है, तो अनुवादक के सामने भाषागत चुनौतियां हैं। पारिभाषिक शब्दावली के ज्ञान की बात की, तो पारिभाषिक शब्दावली के स्तर का भी जो है अगर उसे बोध नहीं है तो वो भी एक तरह की चुनौती है। ऐसे ही सांस्कृतिक संदर्भों में भी बात करें तो सांस्कृतिक संदर्भों की भी वो है। थोड़ी मैं पारिभाषिक शब्दावली में चर्चा करते हुए जो विद्यार्थियों को बताना रह गया है वो ये कि पारिभाषिक शब्द क्या है, किसे कहते हैं पारिभाषिक शब्द। आप देखिएगा मोटे तौर पे कि जिस शब्द के जरिए एक पूरी की पूरी संकल्पना हमारे दिमाग में आ जाती है वह पारिभाषिक शब्द है। और वो संकल्पना क्या है, एक निश्चित अर्थ को व्यक्त कर रही है संकल्पना। वहां ऐसा कोई जो है व्यापक नहीं है, अर्थ की जो है असीमितता नहीं है, निश्चित है, सीमित अर्थ है और विषय विशेष से जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ जो है संकुचित रूप में है। इस तरह की जो विशेषताएं जिन शब्दों में होती है उन्हें हम जो है पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने माउस शब्द का ही आपको उदाहरण दिया था,
एक और शब्द का देता हूँ और उसकी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। हम कहीं भी जो है कोई एक क्रॉस का निशान लगा दें किसी पेपर पे या चेकबुक के ऊपर लगा दें, तो क्या हम उसको क्रॉस चेक कह लेंगे? नहीं कह पाएंगे। क्रॉस चेक शब्द जब हम इस्तेमाल करें तो आपके दिमाग में सीधा क्या जाता है कि ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ शब्द है। बैंक में जो है चेकबुक के ऊपर एक विशेष प्रकार की रेखा जो है लगाई जाती है, और उस रेखा के को लगाने के बाद क्या होता है, सिंपली आपने दो रेखाएं लगा दी, लेकिन उन दो रेखाओं का चमत्कार देखिएगा कि जिस व्यक्ति के नाम पर वो चेक जारी किया गया है, उस चेक में उल्लिखित राशि का भुगतान जो किया जाएगा उस व्यक्ति विशेष के खाते में होगा। वह व्यक्ति जो है जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन उसे जो है कहा जाए बैंक कैश नहीं देगा। और वो दो लाइनें ना लगी होती तो कोई भी एक तरह से वो बियरर चेक हो गया। बियरर चेक होने की वजह से जो है जो उसको लेके जाएगा बैंक उसी व्यक्ति को पेमेंट कर देता है। तो ये पारिभाषिक शब्द है चेक, सॉरी ये क्रॉस चेक शब्द है। तो इस तरह की भी शब्दावली जो है आपको ध्यान में रख के चलनी होगी। इस तरह की चुनौती का जो है सामना करना होगा और सांस्कृतिक पक्षों की तरफ भी ध्यान रखते हुए चलना होगा। तो हम देखते हैं कि साहित्य के संदर्भ में भी खास तौर पे और इन जनरल भी इन सभी चीजों को जब ध्यान रख के आप अनुवाद करेंगे तो आपका जो है ना अनुवाद बेहतर हो सकता है। एक और डायमेंशन भी निकल के आता है कि ज्ञान जैसे साहित्य में या हम जो कहें विज्ञान में खास तौर पे तरह तरह के साइन जैसे होता है ना, बीटा थीटा अल्फा गामा या प्लस माइनस जैसे साइन है, और मेजरमेंट की इकाइयां हैं, इस तरह की चीजों का भी बहुत प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि क्रिएटिव लिटरेचर में ऐसा साहित्य जो है चिन्हों का प्रयोग कम होता है, तो अनुवादक को इस तरह के चिन्हों का, इक्वेशंस का, एब्रिवेशंस का भी अनुवाद करते समय ध्यान रखना होता है। तो कुल मिला के देखें तो अनुवादक के सामने ये सभी चीजें जो है जरूरी हैं। अब यहाँ पे मैं बात थोड़ी आपको लेके चलता हूँ सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में। सृजनात्मक साहित्य में जो है विषय का ज्ञान उतना नहीं आवश्यक है जितनी की कल्पना शक्ति की, सृजनात्मकता की, सृजनात्मक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो है प्रश्न ये उठता है कि जो क्रिएटिव लिटरेचर जो लिखा जाता है, जिसे हम मौलिक लेखन कहते हैं, क्या उसका अनुवाद दूसरी भाषा में हो सकता है? ये एक बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, लेकिन हकीकत ये है कि जो है सृजनात्मक साहित्य में भावना और कल्पना जो है हमेशा व्याप्त होते हैं और बड़े सूक्ष्म रूप में होते हैं, बड़े तरल रूप में होते हैं। अब इस तरह के तत्वों को आप दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना जो है आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और ये जो है एक ऐसी चुनौती है जो प्रश्न उठा देती है कि क्या क्रिएटिव लिटरेचर का ट्रांसलेशन संभव है। और उसमें भी खास तौर पे मैं बात करूं तो पोएट्री ट्रांसलेशन को लेकर, कविता के अनुवाद, क्योंकि कविता का अनुवाद जो है वो तो कहा जाता है कि वो अनुवाद ही नहीं होता है, कविता का अनुवाद हो नहीं सकता। कविता का अनुवाद एक तरह से पुनर्सृजन होता है, या जो कहा जाए नव सृजन होता है, न्यू क्रिएशन है, ट्रांस क्रिएशन है। क्योंकि कविता जो है दूसरी भाषा में अनुदित नहीं की जा सकती, उसको तो पुनर्सृजित किया जाता है। अब वो पुनर्सृजन जो है वो अपने आप में अनुवादक के लिए चुनौतीपूर्ण है। और वो चुनौती ये है, ये तो मतलब कविता के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, और इन जनरल में बात करें तो क्रिएटिव लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में भी अनुवादक में जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी, सृजनात्मक क्षमता नहीं होगी, सृजनात्मक प्रतिभा नहीं होगी और वैसा ही साहित्य लेखन कौशल नहीं होगा, तो माफ कीजिएगा जो है जो क्रिएटिव लिटरेचर जो है उसका ट्रांसलेशन जो है व्यक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि अनुवादक के लिए तभी, जैसे कविता के लिए तो ये कहा जाता है कि अनुवादक का कवि मना होना या एक तरह से कवि होना जो है जरूरी है। जब तक वो कवि नहीं है, कवि मना नहीं है
या कहा जाए कि साहित्यकार की जो है मनोभूमि से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके मानसिक स्तर तक उसकी जो है जिसे कहा जाए कि पर काया प्रवेश करने की स्थिति तक नहीं पहुंचा हुआ, तो वह अनुवाद जो क्रिएटिव लिटरेचर का जो पुनर्सृजन का काम करना है वह नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो है ये चीज है कि चुनौतीपूर्ण भले ही है क्रिएटिव लिटरेचर का काम, लेकिन अनुवाद कर्म किया जाता रहा है, लोगों ने किया है, लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और बल्कि स्थिति यह है कि क्रिएटिव लिटरेचर के ट्रांसलेशन ने कई अनुवादकों को अमरता प्रदान कर दी, और बल्कि ये हुआ कि जो मूल लेखक हैं, मूल लेखक को ही एक तरह से अमर बना के रख दिया। मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा उमर खयाम का जो है, उमर खयाम की रुबाइयों की चर्चा जो की जाती है, लेकिन इसका थोड़ा इतिहास की बात करें तो उमर खयाम जो है उनकी रुबाइयों का जब एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो ये कहा जाए कि उमर खयाम को अंग्रेजी भाषा के जरिए यानी अनुवाद के जरिए फिट्जजेराल्ड ने उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। अब यही अमरत्व हिंदी में लाने का जो काम किया है वो बच्चन जी ने किया। हालांकि और लोगों ने, चाहे पंत जी ने भी अनुवाद किया है, या हम कहें कि मैथिली शरण गुप्त ने और अन्य भी अनुवाद मिलते हैं, लेकिन जो अनुवाद बच्चन जी ने किया वह मौलिक सृजन या जिसे कहा जाए ट्रांसक्रिएशन जैसे स्तर को छूता हुआ है। तो आप ये देखिए कि वो तीनों जो स्टेजेस एक तरह के अंग्रेजी में जहाँ उमर खयाम की बात कर रहे हैं, उसका अनुवाद जो है रुबाइयत ऑफ उमर खयाम के नाम से फिट्जजेराल्ड ने किया, और उसका जो है अनुवाद आपके सामने हिंदी में बच्चन जी ने करके रख दिया। तो ये दोनों अनुवादकों ने मूल लेखक को भी और उसके साथ साथ जो है अनुवाद कर्म को भी एक ऐसी प्रतिष्ठा दिलाई है, साहित्य अनुवाद को एक ऐसी प्रतिष्ठा दिलाई जो बियॉन्ड इलेबोरेशन है। राम भरोसे जी ने जो है शुरुआत में तो जो संकेत किया दोयम दर्जे वाली बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू में तो जो है अनुवाद को बहुत अधिक जो है निकृष्ट या दोयम दर्जे का काम माना जाता रहा है। और बल्कि अगर अनुवाद के इतिहास में जाएंगे तो बेचारे ऐसे भी अनुवादक हुए जिनको अनुवाद कर्म की सजा जो है फांसी पे लटका के दी गई है, ऐसे भी अनुवादक रहे हैं। लेकिन वो भी एक दौर था, और अब एक ये भी दौर है जहां पर अनुवाद कर्म को अब दोयम दर्जे का काम नहीं माना जाता है। अनुवाद एक विषय के रूप में एज ए डिसिप्लिन जो है इस्टेब्लिश हो चुका है। उसी इस्टेब्लिशमेंट का नतीजा ये है कि भारत जैसे देश में, और खासतौर पे मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात करूं, तो हमारे यहाँ पर अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण विद्यापीठ स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग जो है इस्टेब्लिश की हुई है, जहाँ पर एमए ट्रांसलेशन स्टडीज है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन है, इसके अलावा जो है एमफिल इन ट्रांसलेशन स्टडीज एंड पीएचडी इन ट्रांसलेशन स्टडीज है। जेएनयू जैसे जो है विश्वविद्यालय भी हैं, और भी दक्षिण के जो है कुछ एक विश्वविद्यालय, या महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात की जा सकती है, जहां पर अनुवाद और निर्वचन विद्यापीठ जैसे जो है स्कूल्स भी इस्टेब्लिश है। तो ये सब जो बता रहा हूँ मैं, एक एकेडमिक जगत में किस तरह से अनुवाद को एक महत्ता प्राप्त हुई है और विषय के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है। नो डाउट भारत में जो है ये थोड़ा सिलसिला बाद में शुरू हुआ है, पश्चिम में जो कहा जाए वहां पर जो है पिछली शताब्दी के जो सेकंड हाफ में ये विषय के रूप में इस्टेब्लिश होने लग गया, और कई अनुवाद चिंतकों ने इस जो है दिशा में इसके इस्टेब्लिश करने में बड़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम ये देखते हैं कि अनुवाद आज वैसा नहीं है, और बल्कि अब तो अनुवादक की दृश्यता की बात की जाती है। दृश्यता मतलब विजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर। एक वो समय था जिसका राम भरोसे जी जैसे संकेत कर रहे थे, अनुवादक जो अदृश्य रह रहा था, जहाँ दोयम दर्जे की बात मानी जाती थी वहां उसका पर एक तरह से उसी दोयम दर्जे को के मानने की वजह से अनुवादक को साइड पे रखा जाता था, यानी वहां अनुवादक का उल्लेख नहीं हो रहा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे अमृता प्रीतम की बात बताऊं। अमृता प्रीतम को हम सब जो है जो साहित्यकार के रूप में जानते हैं, हमें ये लगता है कि शायद वो हिंदी की साहित्यकार है, लेकिन हकीकत ये है कि उनका जो लेखन कर्म जो मूलतः पंजाबी लेखन कर्म रहा है।
और जो उनकी रचनाएं पंजाबी वाली थी वो अनुदित रूप में जो है हिंदी में उपलब्ध है। लेकिन आप देखेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है, उनके साहित्य को पलट के भी देखेंगे तो आपको वहां अनुवाद जैसा जो है आपको लिखा हुआ शायद नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि वो अनुदित रचना ना होके मौलिक रचना है। जबकि यहाँ आप देखिए कि अनुवादक अदृश्य है, वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। इनविजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर की बात जो है वेनुटी ने जो है की है, पाश्चात्य अनुवाद चिंतक ने। अब आप जो है भारत में भी देखिएगा, साहित्य अकेडमी जैसी संस्था है जहां पर अनुवादकों को जो है पुरस्कृत भी किया जाता है, और जो रचना साहित्य अकेडमी जो है पुरस्कार के लिए चयन जिसका करती है, उसका जो संविधान सम्मत अन्य भाषाएं हैं उनका भी अनुवाद कराती है। अनुवादक का नाम भी डाला जाता है, अनुवादक को पारिश्रमिक भी जो है थोड़ा सम्मानजनक जो है राशि के रूप में दिया जाता है। ये तो जो स्थिति मैं बता रहा हूँ आपको साहित्य अकेडमी की। लेकिन भारत में इससे पहले जो है कहा जाए, भारतीय अनुवाद परिषद जैसी संस्था भी स्थापित हो चुकी थी 1964 में, डॉक्टर गार्गी गुप्त ने की थी। और उन्होंने ही देश में सबसे पहले कहा जाए अनुवाद कर्म को लेकर, अनुवाद को व्यवहार में लाने को लेकर और अनुवाद सिद्धांत चिंतन को लेकर जो लोग काम कर रहे थे उनको पुरस्कृत सम्मानित करने की दिशा में प्रयास किया, जिसका आगे चलकर साहित्य अकेडमी ने अनुसरण किया है। मुझे इसमें कोई मतलब वो जो कहते हुए हिचक नहीं हो रही, क्योंकि साहित्य अकेडमी के अवार्ड जो है, ट्रांसलेटर्स के अवार्ड बाद में शुरू हुए थे। पहले जो है भारतीय अनुवाद परिषद की तरफ से अवार्ड दिए जा रहे थे, और उन अवार्ड्स में देखें तो द्विवागीश पुरस्कार है जो अनुवाद कर्म करने वाले जो है एक महिला और एक पुरुष अनुवादक को दिया जाता है। इसके अलावा जो सिद्धांत चिंतन पे जो है कार्य करते हैं तो उनको अनुवाद के लिए जो है नाताली पुरस्कार दिया जाता है। और आगे चलकर अनुवाद श्री पुरस्कार भी शुरू किया गया, जो व्यक्ति अनुवाद करने में पूरा डेडिकेटेड रहा हो अपने जो था उम्र, तो उनके लिए अनुवाद श्री जैसा पुरस्कार भी हुआ। तो आप ये देखिएगा कि अनुवाद कर्म भले ही चाहे पुराने टाइम से चला आ रहा हो, मतलब अनलिमिटेड, जिसे कहा जाए कि जब से दो भाषाएं बनी होंगी तब से ही अनुवाद कर्म चला आ रहा है। लेकिन अनुवाद कर्म को सम्मानित करने का काम जो है वो बाद में शुरू हुआ। पहले उसको जो है जो सेकंड रेटेड ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अनुवाद न सिर्फ जो है व्यवहार के रूप में किया जा रहा है, बल्कि अनुवाद सिद्धांत चिंतन में भी एक नई दिशा जो है खूब आगे बढ़ी हुई है, जिस पर काम हो रहा है, और तरह तरह के आगे विषय उप विषय जैसे भी शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के हम देखें कि अनुवाद की ये स्थिति है, साहित्य की अनुवाद की जो है अवसर भी है, चुनौतियां भी हैं। अगर थोड़ी समय की वो होती तो मैं जो है और भी बात कर सकता था, चुनौतियों को इन डिटेल जैसे बात करनी हो कि भाषा के संदर्भ में किस तरह की चुनौतियां, संकेत के रूप में आपको जो है रमाशंकर जी ने संकेत किया ही है, जैसे ध्वनि परख जो है समस्या उनको आई थी, ध्वनि से संबंधित है, शब्द से संबंधित है, वाक्य से संबंधित है, व्याकरण से कहा जाए तो ऐसी भाषागत समस्याएं हैं, समाज संस्कृति से जुड़ी समस्याएं हैं, या फिर विषय केंद्रित भी समस्याएं हैं, विधा केंद्रित समस्याएं हैं। इन सभी पर जो है और अधिक डिटेल में जरूरत है और काफी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो मुझे बंधुवर जो है राम भरोसे जी की तरफ से जो आदेश हुआ था, तो मैं अपने आप को थोड़ा साथ में समय के हिसाब से सीमित भी कर रहा हूँ। और अगर कोई अभी या बाद में जैसे पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और आप सबने जो है मेरे इस विचारों को जो जो मैंने व्यक्त किए, विचार जो मेरे आपने सुने, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ओवर टू राम भरोसे जी, प्लीज। सर आपका आभार बहुत बहुत। पहले तो सर मेरा आदेश नहीं, सिर्फ एक विनम्र निवेदन था और इसका आपने मान रखा सर। मैं आपका आभारी रहूंगा सर हमेशा। आपने जो महत्वपूर्ण चीजों को जो यहाँ पे रखा, जो रमाशंकर जी ने जो यहाँ पर बात उठाई थी, उनकी बातों को जो आपने आगे बढ़ाया। सर समस्या अनुवाद में यह है कि लोग अनुवाद कर्म करना तो चाहते हैं, लेकिन
समस्या जो आपने जिन मानदंडों की बात की उन मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए वो जो बच्चन जी की आपने बात की या जो आपने इंग्लिश राइटर की जो बात की, इसलिए वहां तक वो अनुवाद नहीं पहुंच पाता। अनुवाद अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अनुवाद कर्म बंद हो चुका है, लेकिन हम साहित्य से जुड़े लोग हैं। हम ही कितने हैं जो अनुवादक को जानते हैं? हम ही कितने, हम में से ही कितने लोग हैं जो सही में जो अनुवाद कर्म कर रहे हैं और हम उनको जानते हैं? वास्तविकता यही है। आपने जिन मानदंडों की सर बात की, और मैं यहाँ पे एक बात और ये कहना चाहूंगा कि अनुवाद की पुस्तकें पढ़ना और अनुवाद का व्याख्यान सुनना और उसको अपने में गुनना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम ये कहें कि हम अनुवाद जो है पुस्तकें पढ़ के और इन मानदंडों की बात करके अनुवाद करना हम सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अनुवाद कर्म अपने आप में बहुत पवित्र कर्म है सर, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको एक भाषा जो है उसको दूसरी भाषा में आपने उन्हीं भावों के साथ में रूपांतरित करना है, क्योंकि भाव में परिवर्तन जहां आएगा तो फिर अनुवाद का स्तर कम हो जाता है। तो जिन मानदंडों की आपने बात की सर, जो आपने उदाहरण दिए, जैसे माउस का उदाहरण दिया या चार्ज का दिया, कि कैसे कैसे अलग अलग फील्ड में चार्ज का जो शब्द जो है वो अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब साथ में सर एक समस्या मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूंगा सर, आप इग्नू में हैं सर, इग्नू के माध्यम से बल्कि हमारे प्रिंसिपल साहिबा भी जुड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम, जैसे हमारे यहाँ बीए थर्ड ईयर में अनुवाद एक मात्र छोटा सा चैप्टर है। संजीव नेगी जी जुड़ चुके हैं। संजीव नेगी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो जो एक अनुवाद का जो चैप्टर है वो बहुत छोटा सा है, और आपको जान के मैं बता दूं, जो नया हमारा सिलेबस आया है उसमें अनुवाद के उस चैप्टर को और भी छोटा कर दिया गया। मतलब कि जो हम अनुवाद की हम बात जब बच्चों से करते हैं तो उसको और भी छोटा कर दिया गया है। यहाँ पर कई मेरे साथी हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से हैं, और वो अलग अलग विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। मंजू कोग्याल जी हैं, अरुण सर भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे विवेकानंद जी भी हैं, तो हम अनुवाद की जो प्रक्रिया है, अगर हम बीए प्रथम वर्ष से ही इसको सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अपने में एक तरह से शामिल कर लें, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। तो मुझे लगता है प्रफुल्ल सिन्हा सर आ गए हैं। प्रफुल्ल सिन्हा सर, सर नमस्कार। काफी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था, तो देरी के लिए माफी चाहता हूं सर। एक्चुअली थोड़ी सी व्यस्तताएं थी, और अभी बीएचयू के वीसी साहब आए हुए थे स्टूडियो, इस कारण से थोड़ा व्यस्त था, तो समय पे जुड़ नहीं पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा सर। नहीं सर, कोई बात नहीं। ये हरीश सर ने काफी समय अपना लिया, ताकि हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप समय से यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं ये अपने प्रफुल्ल सर को बुलाने से पहले हमारे जो एक शोधार्थी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सर एक शोध सार मुझे कल शाम ही भेजा, तो मुझे लगता है वो उनको हमको थोड़ा सा संक्षेप में ही वो अपनी बात रखेंगी। नेहा कुमारी जी, अगर मेरी आवाज सुन रही है तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। तो वो काफी ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से पीएचडी कर रही हैं, और सर इनका टॉपिक है विश्व की तीसरी आंख, अनुवाद। तो मैं नेहा जी से अनुरोध करूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें और अपने बाकी जो साथियों का ये है इनको लाभान्वित करें। नेहा जी। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। मैं नेहा कुमारी, और मेरा विषय तो आपने कह दिया है, विश्व की तीसरी आंख, अनुवाद। भारतीय मानस जन्मजात अनुवादक है। धार्मिक, सांस्कृतिक, बहुलतावादी भारत की सबसे खासियत की है यह है कि अनुवाद के माध्यम से वह एक दूसरे के मन मानस में निरंतर अंतर्गमन करता है। इसी वजह से एक अदृश्य भाषिक सूत्र में पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, विश्व मानस को बांध रखा है। बहुभाषिक, सांस्कृतिक कायांतरण, भाषांतरण, आत्मांतरण की इस योग भूमि का सूत्रधार अनुवाद ही है। नेतृत्व की यह अनुवाद यात्रा भारत की भौगोलिक सीमाओं में ही कैद नहीं है, अपितु वैश्विक स्तर पर अपना प्रसार कर रही है। अनुवाद के बिना किसी भी देश की साहित्य संपदा का विनष्ट होना निश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो भाषाओं के बीच अनुवाद ने ही सेतुओं का निर्माण किया है। बहुभाषिकता निश्चित रूप से किसी भी देश की समृद्धि का मापक मंत्र है। भाषा और सांस्कृतिक वैविध्य न केवल अनुवाद पाटों को चौड़ा करते हैं, अपितु उदारता और सहिष्णुता के द्वार भी खोलते हैं। अनेक भाषाओं का ज्ञाता कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता।
एक दूसरे पर निर्भरता के कारण व्यक्ति को अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भारत की गंगा ही नहीं, राष्ट्रीय शरीर की आत्मा है। हिंदी भारत की राष्ट्रवाणी है। अनुवाद की महत्तम भूमिका के कारण ही हिंदी आज विश्व की सबसे शक्तिशाली भाषा के रूप में उदित हो रही है। अनुवाद के सहारे ही हिंदी में विचारों का आवागमन बढ़ा है। हिंदी के वैश्विक परिदृश्य का आवागमन बढ़ा। हिंदी के वैश्विक परिदृश्य को अनुवाद ने ही अधिक प्रामाणिक एवं प्रभावशाली बनाया है। क्षण क्षण बदलते विश्वग्राम की प्रत्येक हलचल में अनुवाद की ही अन्यतम भूमिका है। अनुवाद ने ही भारतीय साहित्य की नहीं, ग्लोबल संदर्भों में ही हिंदी के प्रचार प्रसार के असंदिग्ध भूमिका का निर्वहन किया है। वह साहित्य हो या सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र या ज्ञान विज्ञान का अथवा सांस्कृतिक विमर्शों का शोध मंथन, सभी क्षेत्रों में अनुवाद ने ही भारतीय कला संदर्भों और मूल्यों को ग्लोबल चिंतन मनन से सीधे जोड़ दिया है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपने बड़ी तीव्र गति से अपना जो शब्दों को रखा। आपने बिल्कुल सही कहा कि वास्तव में अनुवाद जो आप कह रही थी कि जो तीसरी आंख की जो आपने बात की, और साहित्य ये एक अनुवाद हमारे दूसरे साहित्यों से एक तरह से जुड़ने के लिए सेतु का काम करता है। हरीश सर मेरी बात से सहमत होंगे। तो बाकी जो है अब हमारे आकाशवाणी के एक कर्मठ एक साथी जिनसे मेरी मुलाकात शिमला में हुई थी, और मैं यहाँ बता दूं कि शिमला में मैं पिछले 6 सालों से लगातार जा रहा हूँ 1 महीने के लिए अपने जो अपना एसोसिएटशिप करने के लिए। तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला है। तो वहां की मेरी उपलब्धि, ये प्रफुल्ल सर वहीं की मेरी एक उपलब्धि ही मानता हूँ इनको। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपना समय अपनी बात यहाँ रखें और रेडियो अनुवाद के संदर्भ में, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है रेडियो से अनुवाद के संबंध में, तो उस पर अपने विचार विमर्श रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है प्रफुल्ल सर, अपनी बात रखने के लिए आपका स्वागत है। आज की संगोष्ठी के आयोजक राम भरोसे जी, संगोष्ठी संयोजक प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित सारे प्रोफेसरगण और छात्रगण, मेरा नाम प्रफुल्ल सिन्हा है और मैं अभी आकाशवाणी वाराणसी में कार्यक्रम अधिशासी के पद पे हूँ। और मैं, चूंकि सर ने मुझे जो टॉपिक दिया है वो दिया है रेडियो अनुवाद, संभावनाएं एवं समस्याएं। तो मैं बेसिकली रेडियो के लिए जो अनुवाद होता है वो कुछ अलग तरह का अनुवाद नहीं है, वो सिंपल अनुवाद ही है जैसे बाकी प्रोफेसर्स ने आपको बताया होगा। मैं मोटी मोटी बात करता हूँ कि आपकी संभावनाएं इसमें क्या है और चुनौतियां आपको इसमें क्या मिलेगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आकाशवाणी का परिचय आपसे देना चाहता हूँ, रेडियो का परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 90 सालों से रेडियो आपके साथ है। 1923 से हमारी यात्रा, रेडियो की यात्रा शुरू होती है। रेडियो क्लब मुंबई के द्वारा, जो उस समय बंबई था, वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई और 1924 में फिर मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब बना और उसके बाद 1936 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाने लगा। जो आज आप आकाशवाणी सुनते हैं उसका नामकरण 1936 में हुआ था और 41 से ये भारत सरकार के अंदर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंदर ये चल रहा है। 1992 में प्रसार भारती का निर्माण हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था कि रेडियो को स्वायत्तता देना। स्वायत्तता किससे? तो सरकार के नियंत्रण से स्वायत्तता देना, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सरकार का दखल रेडियो और दूरदर्शन में ना हो, इस उद्देश्य के साथ प्रसार भारती बना और अभी तक ये जो संस्था है प्रसार भारती के अंदर कार्य कर रही है। तो बेसिकली ये एक हमारा फॉर्मेशन था कि कैसे आकाशवाणी आया। मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। और हमारा जो उद्देश्य है वो है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। हमारे पूरा ब्रॉडकास्ट जो होता है ये 3 ही धुरी पे जो है 3 ही इसकी धुरी है कि हमें लोगों को इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है और इंटरटेन करना है। और इसी के बीच में आता है अनुवाद, कि हम इंफॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए कैसे अनुवाद का प्रयोग करेंगे और आकाशवाणी में इसकी संभावनाएं क्या हैं, आपको किस तरह से यहाँ नौकरी मिल सकती है, कैसे और भी अधिक संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
अभी जो आकाशवाणी है वो लगभग 100%, 99.2 एग्जैक्ट फिगर है, 99.2% जनसंख्या तक, लगभग पूरी जनसंख्या तक पहुंच रही है और 92% भूभाग तक इसकी पहुंच है। और अभी लगभग 479 केंद्र पूरे भारत में जो है हमारे कार्यरत हैं। हर शहर में, हर बड़े शहर में आपको आकाशवाणी का एक केंद्र मिल जाएगा जहां से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसारण हो रहा है। इसके अलावा 663 ट्रांसमीटर पूरे भारत में हमारे लगे हुए हैं, जिनका काम है कि निर्बाध रूप से आप तक जो है शिक्षा और मनोरंजन का जो प्रसारण हो रहा है वो आपके रेडियो सेट तक पहुंचा सकें। एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब चीजें बदल रही हैं, ग्लोबल हो रही हैं, तो रेडियो भी ग्लोबल हो रहा है। और आज के समय में रेडियो जो है वो आपके मोबाइल पे आ गया है, एफएम के द्वारा नहीं, ऐप के द्वारा। तो हमारा लगभग सारे केंद्र जो हैं ऐप पे सुने जा रहे हैं। तो आज के समय में जो रेडियो है वो विश्व में कहीं से भी आप आकाशवाणी के कोई भी केंद्र सुन सकते हैं। तो जब हम अब मैं बात करता हूं रेडियो में अनुवाद की संभावनाओं पे कि क्या संभावनाएं हैं यहाँ। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि कहां कहां अनुवाद की जरूरत आकाशवाणी में पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ कई ऐसे प्रभाग है, प्रभाग मतलब सेक्शन, ऐसे सेक्शन हैं जहां अनुवाद की जरूरत पड़ती है। जैसे सबसे प्रमुख है उसमें विदेश सेवा प्रभाग। विदेश सेवा प्रभाग जो विदेशों के लिए कार्यरत है। अभी तक इसको वॉइस ऑफ नेशन कहा जाता है। ये हमारे पूरे देश का जो है एक आवाज है, हम दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं वॉइस ऑफ नेशन के द्वारा। और इसमें हमने 27 विदेशी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और जिनकी पहुंच 150 देशों तक है। तो आप समझिए कि इसमें संभावनाएं कितनी है। यदि 27 भाषाओं में रेडियो का प्रोग्राम जा रहा है और 150 देशों में सुना जा रहा है, तो हमें जो हमारा कंटेंट है, हिंदी और अंग्रेजी का जो कंटेंट यहाँ हमारा जनरेट होता है, जो यहाँ हम प्रोग्राम बनाते हैं, उनको इन 27 भाषाओं में अनुवादित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तब वो विविध भाषाओं में उसका प्रसारण किया जा सकता है। तो आप समझिए कि ये भारत में क्या हो रहा है, भारत विश्व को कैसे देखता है और भारत जो है खुद को कैसे देखता है, ये हम विदेश में रहने वाले नागरिकों तक एवं अपने नागरिकों जो एनआरआई हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं विदेश सेवा प्रभाग के द्वारा। यहाँ जो है अनुवाद की बहुत असीम संभावनाएं हैं। इसी तरह समाचार सेवा प्रभाग हमारा है, जिसका काम है समाचार को संकलित करना और लोगों तक पहुंचाना। अभी आकाशवाणी लगभग प्रतिदिन 500 से अधिक बुलेटिन जो है, समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है, जिसमें 44 क्षेत्रीय भाषाओं में जो है समाचार प्रसारित किए जाते हैं। तो ये भी एक समझने की बात है कि क्षेत्रीय भाषाओं में जब हम प्रसारित कर रहे हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जाएगा। तो यहाँ भी एक असीम संभावनाएं हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार का अनुवाद किया जाए। इसी तरह क्षेत्रीय भाषाओं के बाद क्षेत्रीय बोलियां और जनजाति बोलियों में भी हमारे कार्यक्रम आते हैं। जैसे जब मैं शिमला में था तो शिमला ऐसे छोटे से हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 11 जो है बोलियां थी। एक छोटे से प्रदेश में 11 बोलियां थी और इन सारी बोलियों में हम समाचार प्रसारित कर रहे थे। तो वहां भी जो है इन बोलियों में अनुवाद किया जाता है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में जो वहां की जनजाति बोलियां हैं या लोकल बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, उनमें अनुवाद, समाचार का अनुवाद किया जाता है। तो वहां भी काफी संभावनाएं हैं नौकरी की भी और अनुवाद की भी। अनुवाद भी आपको करना है और इसमें आपको नौकरी भी मिलती है। तो अभी एक और, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण लगातार रेडियो के माध्यम से हो रहा है। तो ये जो मन की बात जो कार्यक्रम है उसका उसके प्रसारण के तुरंत बाद इसका प्रसारण क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं में भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आकाशवाणी में
अलग अलग कार्यक्रमों के लिए, अलग अलग प्रभागों के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। ये अनुवाद विदेशी भाषाओं में भी है, देश की अन्य भाषाओं में भी है, लोकल बोलियों में भी है और जनजाति बोलियों में भी है। तो इतने बड़े पैमाने पे जहां आकाशवाणी की पहुंच है, वहां हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए समय समय पे आकाशवाणी में जो है अनुवादक के पोस्ट जो है, पद जो है निकाले जाते हैं। इसके लिए आपको जो है दोनों भाषाओं में, जो दो भाषाएं, एक अंग्रेजी हिंदी के अलावा एक अन्य भाषा जिसके लिए वो आवेदन आया है, उसकी जानकारी होना आपको बहुत ही आवश्यक है, तभी आप अनुवाद कर पाएंगे। इसके अलावा कमेंट्री में, प्राइवेट एफएम चैनल्स में, सामुदायिक रेडियो में, वेब रेडियो में और पॉडकास्ट में आपको अनुवाद की संभावनाएं मिलती हैं। तो ये इतना बड़ा ये क्षेत्र है रेडियो का कि आपको इसमें हर साल बहुत भारी मात्रा में नियुक्तियां होती हैं, जिसमें आप अनुवादक के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं अब बात करता हूं कि रेडियो अनुवादक में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है आपको अनुवाद करने के लिए। रेडियो में यदि आपको अनुवाद करना है तो क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि बाकी यहाँ के वक्ताओं ने आपको बताया होगा कि अनुवाद कैसे करें, रेडियो का अनुवाद भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ अंतर है जो उन कुछ पॉइंट को मैं यहाँ रखता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मुझे लगता है कि रेडियो के लिए अनुवाद करने के लिए रेडियो का श्रोता होना बहुत जरूरी है। जब आप रेडियो सुनेंगे तो आप रेडियो की भाषा को जानेंगे। रेडियो की भाषा एक साहित्य की भाषा नहीं है, रेडियो की भाषा आमजन की भाषा है। जब आप आमजन को आप उन्हीं के भाषा और बोली में आप सूचना, मनोरंजन और उनका जो भी कंटेंट है वो आप देते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले दोनों भाषाओं का या बोलियों का आपको अच्छा ज्ञान हो। जब तक आप दोनों बोलियों को, भाषाओं को नहीं जानेंगे जिससे आपको अनुवाद करना है और जिसमें अनुवाद होना है, दोनों की आपको थोड़ी बहुत जानकारी नहीं, डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि आप उसी तरह से अनुवाद को गढ़ सकें। अनुवाद के दौरान आपको उपयुक्त जो है रेडियो के लिए जो उपयुक्त शब्द हैं उसका चयन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपको रेडियो सुनना बहुत आवश्यक होगा। रेडियो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेडियो की भाषा कैसी है और रेडियो में किन शब्दों का प्रयोग होता है और किन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखने में प्रयोग होते हैं, वो बोलने में बहुत अच्छे नहीं लगते हो, रेडियो पे उनका प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे उपर्युक्त, आदि, इत्यादि, अधोलिखित, ऊपर लिखित, तो ये सब आप रेडियो में ये सब चीजों का प्रयोग नहीं, इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्योंकि यदि हम कहा जाए उपरोक्त बातों का, तो उपरोक्त का कोई मतलब नहीं होता रेडियो में। क्योंकि रेडियो सुनने वाला एक व्यक्ति किसान भी हो सकता है, एक गृहिणी भी हो सकती है, एक छात्र भी हो सकता है, कोई भी समाज का कोई भी ग्रास रूट लेवल का कोई भी व्यक्ति हमारा श्रोता हो सकता है। और वो रेडियो में एक खास बात और है कि टीवी, क्योंकि आप जब टीवी देखते हैं तो आपको वहां उपस्थित रहना होता है, आप उसमें अपनी इंद्रियों को लगाते हैं। लेकिन रेडियो आप काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, किसानी करते वक्त, बात करते वक्त भी आपका रेडियो चालू होता है और आप सुन रहे होते हैं। तो ये पैसिव लिसनिंग ज्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान अनुवाद में रखना होता है कि बहुत सरल शब्दों में आपको अनुवाद करना है, बहुत छोटे छोटे वाक्यों में अनुवाद करना है। क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति को समझ नहीं आई तो वो दोबारा उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि वो दोबारा वो शब्द लौट के नहीं आना है उसके पास, ना कोई विजुअल उसके पास है जिससे वो ये एक इमेजिन कर ले कि क्या कहा गया था। तो आपके पास सिर्फ आपकी भाषा है, अपनी भाषा से ही उसको समझा सकते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। तो आपकी भाषा पे बहुत ध्यान देना है, वहां छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना है, बहुत आम बोलचाल की भाषा को रखना है और शब्द बहुत ही सरल होने चाहिए। कठिन और क्लिष्ट शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है रेडियो में।
कोई डिक्शनरी लेके रेडियो नहीं सुन सकता, इसका आप ध्यान रखें। किताब आप पढ़ते हैं, आपको दो शब्द का मतलब नहीं पता होता, आप डिक्शनरी खोल सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा करना संभव नहीं होता। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जब भी रेडियो के लिए अनुवाद कर रहे हो तो उस बोली में क्या सरल शब्दावली है, लोग कैसे, लोकाचार में कैसे बोला जा रहा है, उस भाषा को, उस बोली को कैसे बोला जाता है, उसका प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। एक और दिक्कत ये आती है जब हम अंग्रेजी से या हिंदी से अनुवाद करते हैं, तो चूंकि हिंदी और अंग्रेजी मुहावरेदार भाषा है और बोलियों में हो सकता है उसका मुहावरा जो है उसी तरह का नहीं हो, शब्दानुवाद उसका ना हो पाए, तो भावानुवाद का ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि आप उसका भावानुवाद करें और उसको इस तरह से अनुवाद करें कि लोग उसके मर्म को समझ पाएं। जैसे मैं आपको एक बताता हूं कि जैसे मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो जिस भाषा शैली में वो बात करते हैं, जब हम उसको अनुदित करते हैं बोलियों में, लोकल भाषाओं में, डायलेक्ट्स में, तो इसका ध्यान रखा जाता है। जरूरी नहीं कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया हो एग्जैक्ट वही शब्द उस बोली का वहां उपयोग किया जाए, ये जरूरी नहीं होता। मुख्यतः जरूरी ये होता है कि जिस भाव का उन्होंने प्रयोग किया है वो भाव लोगों तक पहुंच जाए। तो भावानुवाद बहुत जरूरी है, सरलीकरण उसका होना जरूरी है, आम बोलचाल का होना जरूरी है, आसान शब्दों का होना जरूरी है, और ज्यादा मुहावरेदार, आंकड़ेदार ये भाषाओं को मतलब इन चीजों को आप रेडियो की भाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो मोटा मोटी जो है ये इन सब छोटी छोटी चीजों का रेडियो के अनुवाद में ध्यान रखा जाता है। और जहां तक मैं बोल रहा हूँ इनकी संभावनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विदेश सेवा प्रभाग, समाचार सेवा प्रभाग, क्षेत्रीय बोलियों के कार्यक्रम, जनजाति बोलियों के कार्यक्रम, मन की बात, कमेंट्री, प्राइवेट एफएम, सामुदायिक रेडियो, इन सारी चीजों में आपको असीमित संभावनाएं अनुवाद की हैं। लेकिन यदि आपको रेडियो के क्षेत्र में अनुवादक के तौर पे अपना करियर बनाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका रेडियो से जुड़ना और रेडियो सुनना। क्योंकि जब इसकी कोई परीक्षा होती है, कोई टेस्ट होता है, तो आपको सीधे रेडियो की भाषा में अनुदित करने के लिए दिया जाता है, जो लिखने की भाषा ना होकर के बोलने की भाषा है। तो इसका हमेशा ख्याल रखना होता है कि हम जब भी कुछ भी लिखें तो बोलने वाली भाषा में लिखें, ना कि लिखने वाली भाषा में लिखें। हमारा कुछ भी लिखा लिखने की भाषा में नहीं होता। ये एक आप कह सकते हैं एक अजीब बात है कि लिखते हैं हम, लेकिन उसको बोलने के लिए लिखते हैं, उसको लिखने के लिए नहीं लिखते, उसको हम संकलित करने के लिए नहीं लिखते, उसको रिकॉर्ड करने के लिए लिखते हैं। तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो छात्रगण इसको सुन रहे हैं उसका ध्यान रखें कि रेडियो में अनुवादक के तौर पे जुड़ना है तो आपको रेडियो सुनना होगा, और रेडियो सुनने के बाद आपको अपनी भाषा को उसी के अनुरूप ढालना पड़ेगा, अपने अनुवाद को उसी के अनुरूप ढालना पड़ेगा, और आपको जनग्राही बनना पड़ेगा कि जिससे हम जन जन तक पहुंच जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम 100%, 100% जो है जनसंख्या हमारा जो है वहां तक हमारी पहुंच है, तो हम वहां तक के लोगों तक अपनी पहुंच, अपनी भाषा से पहुंच बना सकें और उनको अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें चुनौतियां क्या हैं। रेडियो में जब हम रेडियो की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा चुनौतियां जो हैं आपको वो मिलती है, चूंकि जो मैंने संभावनाएं बताई हैं आपको वही चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां हैं जनता तक पहुंचने की, चुनौतियां हैं एक किसान तक पहुंचने की, एक मजदूर तक पहुंचने की, और एक अनपढ़ आदमी तक पहुंचने की। जब हमको अनपढ़ आदमी तक पहुंचना है तो उसी की बोली में, उसी की भाषा में, उसी के लोकाचार में पहुंचना पड़ेगा। यदि हम वहां बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत बोलचाल जो एक खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, तो शायद
हम उतने प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख पाएंगे, उन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी। हम पे क्योंकि जिम्मेदारी है जनता की, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की, तो पहले जनग्राही हमें बनना पड़ेगा अनुवाद में भी। तो जनग्राही होना जरूरी है। ये एक चुनौती के रूप में आप जब लेंगे कि हमें जो है जो ग्रास रूट लेवल का व्यक्ति है उस तक पहुंचना है, तो आपका अनुवाद सही में सफल होगा जब आपकी बात को, आपके अनुवाद को आम जनता ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बात ये हुआ। दूसरा जो दूसरी जो चुनौती है यहाँ, जो समस्या है यहाँ, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्रफुल्ल सर? आ रही है आवाज, जारी रखिए। अच्छा। अन्य जो समस्याएं हैं अनुवादक की, चूंकि समय समय पे आकाशवाणी में जब अनुवादक के पद आते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 50% से ऊपर के पद जो हैं वो खाली रह जाते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि हमें सही अनुवादक नहीं मिल पाते। अनुवाद जो आज के जो छात्र अनुवाद सीख रहे हैं वो एक तो क्या है ना, आजकल मशीनी अनुवाद ज्यादा आ गया है। आप गूगल ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं और फिर उसको पढ़ के अपनी भावनाओं को उसी में पिरो करके आप अनुवाद कर देते हैं। तो ये शॉर्टकट जो है ना, इस शॉर्टकट से हमेशा बचना चाहिए। रेडियो में ये शॉर्टकट पूरी तरह से मतलब इसके लिए नहीं है कि आप कोई भी शॉर्टकट अपना करके अनुवाद करेंगे तो रेडियो में नहीं चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेहनत तो यही करनी पड़ेगी कि लोकाचार की भाषा को समझना पड़ेगा। यदि विदेश सेवा प्रभाग के लिए आप अनुवाद कर रहे हैं तो विदेशी भाषाओं पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और सिर्फ पकड़ नहीं होनी चाहिए कि आपने किताब पढ़ के वो भाषाएं सीख ली हैं, जबकि आपका उसका प्रयोग भी आना चाहिए। तो जब तक आप उसका प्रयोग नहीं जानेंगे कि वहां की सोसाइटी में, जहां के लिए प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, वहां की सोसाइटी में, वहां की समाज में उस भाषा को किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, आपको यह जानना भी आवश्यक होता है आकाशवाणी से जुड़ने के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखना है जब भी आप आकाशवाणी के लिए अनुवाद करें या अनुवादक के पोस्ट पे आप अप्लाई करें, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आप उस भाषा को उस जगह जहां की वो भाषा है वहां के अनुसार उसको सीखें, उसको समझें और उसका प्रयोग करें। यह निहायत ही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आकाशवाणी जो है आपके आवेदन पे कभी भी विचार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म है कि जो अनुवाद होगा वो आम जन के लिए, आम जन तक पहुंचने वाला होगा। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चुनौतियां और हैं कि जब भी ये रिक्रूटमेंट होता है तो आपके लिए क्या है कि वहां आपको फॉर्म भरते समय ही कुछ अनुवाद के दिए जाते हैं कि वहीं पे कि आपको अनुवाद करके दिखाना है। तो पहली स्क्रीनिंग आपको वहीं हो जाती है कि आप फॉर्म भरते समय ही एक 5 लाइन आपको दी रहेगी, उसको अनुवाद करके आपको रेडियो की भाषा में करना होगा। तो स्क्रीनिंग में ही आप बाहर हो सकते हैं। तो उसका विशेष ध्यान फॉर्म भरते समय भी आपको देना होता है कि आप जो है रेडियो की उसी भाषा का प्रयोग करें जो रेडियो पर प्रसारित हो रहा है, रेडियो जिस भाषा को अपना रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेडियो पे आपको अनुवादक के तौर पे जुड़ने के लिए रेडियो सुनना और उस जगह की भाषा को समझना बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मुझे इस वक्तव्य को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अनुवाद पे और बहुत ज्यादा कहने को बाकी प्रोफेसर ने बहुत सारी चीजें शायद बताई होंगी आपको, तो बहुत ज्यादा इस पे बोलने का कोई मतलब नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा मेरे बोलने का होगा, क्योंकि इससे गूढ़ ज्ञान जो है हमारे प्रोफेसर से यहाँ दे चुके हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया, राम भरोसे जी, और मुझे आमंत्रित किया, और मैं साथ में आपको माफी भी मांगता हूँ कि बहुत लेट थे और मैं इससे जुड़ पाया, तो इसके लिए मैं माफी भी आप लोगों से मांगता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल सर। ये ना कहें कि आपके वक्तव्य की जरूरत नहीं है या
अन्यों ने ये सब कह दिया। ऐसा नहीं है प्रफुल्ल जी, असल में आप प्रैक्टिकली जिन चीजों को देख रहे हैं वो एक अलग मायने रखता है। प्रैक्टिकली जैसे अनुवाद तो एक वास्तव में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। न कि किताब से पढ़ लिया और गूगल से मशीन ट्रांसलेट करके हम अनुवादक नहीं बन सकते। तो आपने जो बल्कि एक दो प्रश्न भी आपके लिए आए हैं, अगर समय रहा तो मैं बिल्कुल मैं बाद में विचार करेंगे। मैं आदरणीय टंडन सर से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे दो हमारे शोधार्थी हैं जो अनुवाद के संबंध में ही पीएचडी कर रहे हैं। एक को हम सुन चुके हैं, अगर सर की अनुमति है तो हम चाहेंगे कि 2-3 मिनट में हम वो अपनी बात अगर वो रख सकें तो हम उनको बुलाना चाहेंगे। अनुमति है सर? जी हाँ कर लीजिए। हाँ शुक्रिया सर। तो मैं बुलाना चाहूंगा, ये तेजस पुनिया जी हैं, अगर ये आवाज मेरी सुन रहे हैं। तेजस पुनिया जी। जी सर आ रही है आवाज। हाँ तेजस जी ये राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं सर, और मैं तेजस जी से कहूंगा कि वो अपने बातों को सीमित शब्दों में और प्रभावशाली तरीके से कहें। तेजस जी। हाँ जी सर धन्यवाद। मेरा जो विषय है वो है अनुवाद विभिन्न सोपान समस्याएं। आर्टिकल जो है मेरा वो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सीमित शब्दों में इसको रखना चाहूंगा। ज्ञान में अंतिम सत्य का अब तक किसी को पता नहीं चला है। सच तो यह है कि संसार में ज्ञान असीम है और इस असीम ज्ञान दूसरी बात यह है कि संसार का समग्र ज्ञान विज्ञान किसी एक भाषा में नहीं है। ज्ञान की कोई एक भाषा नहीं होती। मानव समाज में अनुवाद इसी पूर्ति के फलस्वरूप अनुवाद का जन्म हुआ है। जिस प्रकार अनुवाद का महत्व, उपयोगिता, प्रगति और सुसंवाद से संबंध है, उसी प्रकार अनुवाद कार्य हमेशा व्यवस्था से प्रभावित एवं संचालित होता है। जो समाज जितना अधिक ज्ञान पिपासु, उदार और स्वतंत्र, समता तथा बंधुता के मूल्यों से युक्त होता है, जहां औरों के धर्म, सिद्धांत एवं संस्कृति के प्रति जितना अधिक आदर एवं जिज्ञासा की भावना होती है, वहां उतना ही अधिक अनुवाद कार्य होता है। अनुवाद के 3 चरण हैं। सागर किनारे बैठना अनुवाद का पहला चरण, उसमें उतरना डूबना अनुवाद का दूसरा चरण, आत्मसात कर जल मूल सब अनुवाद का तीसरा चरण, तादात्म्य सांगोपांग जब संतरण अंतिम चरण। ये गोपाल अग्रवाल की पंक्तियां हैं। अनुवाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम कोई कथन सुनते हैं तो मन ही मन में अपनी भावनाओं के अनुरूप उसका अर्थ अनुदित करते हैं, निश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकृति को, प्राकृतिक दृश्य को देखकर हमारे हृदय स्थ कर हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। यह वस्तुतः अनुवाद का ही एक रूप है। किसी भी भाषा पर अन्य भाषा के प्रभाव का अध्ययन मूलतः 2 रूपों में संभव है, शुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और विषय अनुसार पढ़ने वाला प्रभाव। अनुवाद एक प्रायोगिक विधा है जिसमें प्रयोग, प्रयोगजन तथा प्रयोक्ता आदि अनेक तत्व समाहित रहते हैं। अनुवाद की मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं होती है: माध्यम, प्रतीक, पाठ। अनुवाद के बारे में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा अनुवाद के उसका उदाहरण है। अवेक my little ones and fill the cup before this for life liquor in cup be dry। ये उमर खयाम की रुबायत है जिसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया गया है। उठो मेरे शिशुओं नादान, बुझा लो पीपी मधुरा भूख, नहीं तो तन प्याली शीघ्र जीवन जाएगी मदिरा सूख। वस्तुतः अनुवाद कार्य मानवीय संवेदना का कार्य है। जिस व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था तथा मानवीयता को सदियों से आश्रय मिलता रहा, उसमें अनुवाद परंपरा का इतिहास अत्यंत क्षीण रहा है। हमारे यहाँ अनुवाद की समृद्ध परंपरा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होती है। अनुवाद में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है। अनुवाद कर्म राष्ट्रीय सेवा का कर्म है। यह अनुवादक ही है जो 2 संस्कृतियों, राज्यों, देशों एवं विचारधाराओं के बीच सेतु का काम करता है। और तो अनुवादक ही है जो भौगोलिक सीमाओं को लांघ कर भाषाओं के बीच सौहार्द, सौमनस्य एवं सद्भाव को स्थापित करता है तथा हमें एकात्मकता एवं वैश्वीकरण की संभावनाओं से ओतप्रोत कर देता है। इसी दृष्टि से यदि अनुवादक को समन्वयक, मध्यस्थक, संवाहक, भाषाई दूत आदि की संज्ञा दी जाए तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। सबसे अधिक अनुवाद में महत्वपूर्ण क्रिया अंतरण अर्थात परिवर्तन की है, जो भाषा के स्तर पर होती है। अनुवाद में प्रथमतः भाषा में अंतरण होता है। एक भाषा के भाव दूसरी विचार भाषा में यथावत अथवा
परिवर्तित होते हैं, जिससे दूसरे भाषा भाषियों की व्यवस्था नियंत्रण के लिए, तुलना के लिए, आत्म परीक्षण के लिए वास्तविक दृष्टि प्राप्त होती है। अनुवाद की उपयोगिता बहुआयामी है। अनुवाद चाहे साहित्यिक सामग्री का हो या साहित्य, वह हमें पाखंड को पहचानने और पाखंडियों से बचने की शक्ति प्रदान करता है। अनुवाद बीबीसी अकेडमी के अनुसार अनुवाद बहुत ही समझदारी का काम है। बीबीसी के अनुसार हिंदी पत्रकारिता में अनुवाद की बहुत जरूरत पड़ती है, मगर अनुवाद समझ कर किया जाना चाहिए। उस भाषा से ऐसी झलक नहीं आनी चाहिए कि वो अनुवादित भाषा है। अनुवाद की भाषा सहज होनी चाहिए। अनुवाद को लेकर पहला सिद्धांत ये है कि अनुवाद न लगे। दूसरा जो लिखा है वो पहले लिखे वाले की समझ में आना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मक्खी पर मक्खी न बिठाई जाए, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी की प्रकृति में फर्क है। और चौथा सिद्धांत यह है ज्ञान मात्र से कोई व्यक्ति सफल अनुवादक नहीं हो सकता। अनुवाद कार्य के लिए दोनों भाषाओं के अच्छे ज्ञान के साथ दोनों भाषाओं की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा संस्कृति का ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसलिए विद्वानों ने अनुवाद को साधारण ढंग से 3 चीजों का ज्ञान होना चाहिए: स्रोत भाषा का ज्ञान, लक्ष्य भाषा का ज्ञान, विषय का ज्ञान। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि अनुवाद में जो समस्याएं हैं, व्याकरण संबंधी समस्याएं हैं, भाषागत प्रयुक्तियां हैं, संकल्पनाओं संबंधी समस्याएं हैं, शब्द चयन संबंधी समस्याएं हैं, मुहावरे लोकोक्ति संबंधी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक परिवेश संबंधी समस्याएं हैं, शब्द शक्तियां व लक्षणामूलक प्रयोग हैं, साहित्यिक विधाओं के अनुवाद की समस्याएं हैं, पौराणिक प्रतीक हैं, तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुवाद की समस्या है। और इसके अलावा ऋग्वेद में लिखा है, अन्वेको वदति यदति तद्रुप मिन्नते इके यते विश्व एकस्य विदुनस्य स्थिति यस्नो प्रथम सायुक्त कथ्य। अर्थात इसमें अनुवदति का प्रयोग दोहराता है, पीछे से कहता हुआ है के अर्थ में है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी अनुवाद का प्रयोग दोहराने के अर्थ में लिखा हुआ है। मैं समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद तेजस जी, आपने जिन बातों को यहाँ रखा है। और अभी हम जब हमारे आज के जो आदरणीय सर हैं, टंडन सर, उनकी जब हम ये व्याख्यान सुनेंगे तो इन सब की आपको बहुत जो समस्याएं आपके मन में आ रही हैं और जो प्रश्न यहाँ पर मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, उनका जवाब भी स्वतः ही आपको मिल जाएगा। अब ये मेघना राय जी हैं, अगर ये मेरी आवाज सुन रही है, मेघना राय, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं। हेलो सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मेघना जी, अपनी कम शब्दों में अपनी बात आप रखिए, हम सब सुन रहे हैं। जी सर। सर्वप्रथम आप सभी सुधीजनों को मेरा नमन। मेरा विषय है भारतीय साहित्य में अनुवाद की भूमिका। अनुवाद भारतीय साहित्य में मानवता के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवाद के द्वारा ही विभिन्न भाषाओं के मध्य विद्यमान संप्रेषण के अवरोध को मिटाया जा सकता है। वस्तुतः अनुवाद कर्म राष्ट्र सेवा का कर्म है। एक अनुवादक ही है जो दो संस्कृतियों, राज्यों, देशों एवं विचारधाराओं के बीच सेतु का कार्य करता है। ये भौगोलिक सीमाओं को लांघकर भाषाओं के मध्य सौहार्द, सामंजस्य व सद्भाव को स्थापित करके हमें एकात्मकता व वैश्वीकरण की भावनाओं से ओतप्रोत करता है। विभिन्न भाषाओं के अलग अलग वर्चस्व भाषाई अस्मिता के प्रश्न खड़े करते हैं। अनुवाद ही भाषाओं को संकीर्ण दायरे से बाहर निकालता है व भाषाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाषा के आविष्कार के बाद मानव सभ्यता निरंतर विकसित होती गई और हमारे संपर्कों तथा आदान प्रदान की प्रक्रिया को और अधिक फैलाने की आवश्यकता ने ही अनुवाद को जन्म दे दिया। प्राचीन काल से लेकर अद्यतन काल तक अनुवाद ने कई स्तरों को पार किया है। इतिहास का हम पृष्ठप्रेक्षण करें तो हम पाते हैं कि अनुवाद का प्रारंभ वहीं से हो जाता है जब देशाटन के निमित्त हमारे पूर्वज विभिन्न देशों की यात्राएं की और जहां जहां वे गए वहां वहां की भाषा सीखकर उन्होंने वहां के श्रेष्ठ ग्रंथों का अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद किया। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शाहियान नामक एक चीनी यात्री ने लगभग 25 वर्षों तक भारत में रहकर संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि का अध्ययन किया और अनेक ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की। चीन लौटकर इनमें से कई ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। वस्तुतः अनुवाद की आवश्यकता हर युग में, हर काल में तथा हर स्थान पर अनुभव की जाती रही है। आज विश्व द्रुत गति से हो रहा विज्ञान और तकनीकी तथा साहित्य, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र आदि ज्ञान विज्ञानों में विकास ने अनुवाद के क्षेत्र को और बढ़ावा दे दिया है।
वर्तमान परिस्थितियों में ये और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब देशवासी एक दूसरे के निकट आकर अपनी मेल जोल, सामंजस्य, सद्भाव व अनेकता में एकता के भाव का संचार परस्पर करते हैं। अनुवाद की भाषा वह भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। अनुवाद ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न प्रदेशों के साहित्य में निहित मूलभूत एकता के स्वरूप को जाना जा सकता है तथा इसकी भाषाई संवाहिका के रूप में हिंदी कार्यरत है। हिंदी आज एक बहुत बड़े भूभाग की भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या अन्य भारतीय भाषा भाषियों की तुलना में सर्वाधिक है। लगभग 50 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति यह भाषा बोलते हैं और लगातार इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो रही है। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति, रचना, कौशल, सरलता, सुगमता एवं लोकप्रियता की दृष्टि से भी यह सर्वग्राही बन रही है। हमें इसके महत्व को स्वीकारना चाहिए। संभवतः अनुवाद ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के पथ पर ले जाने वाला अप्रत्यक्ष किंतु प्रभावी ठोस कदम का आरंभ भी है। वस्तुतः अनुवाद वो साधन है जो भाषाई सद्भावना की अवधारणा को न केवल पुष्टि ही करता है अपितु भारतीय साहित्य एवं अस्मिता को गति भी प्रदान करने वाला एक सशक्त व आधारभूत माध्यम भी है। यह एक ऐसा अभिनंदनीय कार्य है जो भारतीय साहित्य की अवधारणा से हमें परिचित करवाता है तथा हमें सच्चे अर्थों में भारतीय बना क्षेत्रीय संकीर्णताओं एवं परिसीमाओं से ऊपर उठाकर भारतीयता से साक्षात्कार कराता है। देश के साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अनुवाद से ही संभव हो सकता है। आज यदि गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर, महाश्वेता देवी, शरद चंद्र, सीताकांत महापात्रा आदि तमाम ऐसे अनगिनत नाम हैं, इन भारतीय भाषाओं के यशस्वी लेखकों की रचनाएं अनुवाद के जरिए ही हम तक नहीं पहुंचती तो हम भारतीय साहित्य संबंधी हमारा ज्ञान कितना सीमित व क्षुद्र होता इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अनुवाद के माध्यम से संप्रेषण नए नए माध्यमों व आविष्कारों के वैश्वीकरण के नित्य नए क्षेत्र उद्घाटित होते रहेंगे। इस सारी प्रक्रिया में अनुवाद की महती भूमिका रहेगी। इससे वसुधैव कुटुम्बकम की उपनिषदीय अवधारणा भी साकार हो उठेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुवाद एक ऐसा माध्यम है कि पूरे विश्व की जो संस्कृति साहित्य को एक जोड़ने का काम कर सकता है। एक प्रश्न यहाँ आया है, मैं आदरणीय गुरुजन टंडन सर को बुलाने से पहले वो प्रश्न यहाँ पहले इसलिए रखना चाहूंगा ताकि अगर टंडन सर उस बीच में उस बात को अगर कह दें तो ये एक लाभ की बात होगी। ये पूछ रहे हैं, रवि कुमार जी हैं, कि न्यूज़पेपर जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, द हिंदू अखबार और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कुछ इन्होंने अंग्रेजी अखबारों के नाम इन्होंने यहाँ लिखे हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि इनका अनुवाद क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इनका जो तथ्यात्मक जो विश्लेषण होता है, जो तथ्यपरक जो इनकी सामग्री होती है, ये कह रहे हैं कि उनको सभी लोगों के सामने तक आना चाहिए। अन्य अखबार, इस तरह के जो सामान्य हिंदी के अखबार है, वो ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं ऐसा, तो मैं ये सवाल इस पे भी चर्चा होगी। तो अब ज्यादा समय ना गंवाते हुए आज के जो हमारे आदरणीय जो हमारे सर हैं और जिनको सुनने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा भी हुए हैं, क्योंकि टंडन सर को मैंने जितनी बार भी सुना है सर, मैंने आपको कुछ, अगर आपका एक ही विषय पे 3 जगह व्याख्यान हो रहा है तो ये मान के चलिए तीनों जगह हमें अलग अलग चीजें सुनने को मिलेगी। तो ये एक विद्वता का एक परिचायक है। तो ऐसे सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने एफडीपी पे सर, जो रामानुजन कॉलेज में एफडीपी हुई थी, उस पर मैंने आपके कोई लेक्चर मैंने मिस नहीं किया जब शेड्यूल में आता था कि टंडन सर आ रहे हैं। तो मैं वहीं से कह रहा हूँ कि सर आपका हर एक संवाद जो होता है, आपकी जो कई विषयों पर, कई संदर्भों पर जो आपकी पकड़ है, तो सर आप सच में एक मैं तो कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति से आज हमें रूबरू होने का मौका मिला है, जो हमारे ही भारत में निवास कर रहे हैं, तो और बल्कि हमारे भारतीय नागरिक हैं। तो मैं आदरणीय सर आपका विनम्र हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सर अध्यक्षता करते हुए इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखें और हम सभी को लाभान्वित करें। सर। जी।